तो बच्चों, विज्ञान में अध्याय 8 तक हम पढ़ चुके हैं और आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, अध्याय 9। और अध्याय 9 है सजीवों के बारे में। तो इस अध्याय में हमको सजीवों की मुख्य विशेषताएं और उसके अनुसार उनके आवास कैसे होते हैं, इस बारे में चर्चा करनी है। तो आज हम पहला भाग शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम सजीव और उनके परिवेश की चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों, आपने अपने आसपास दोनों तरह के, यानी सजीव और निर्जीव, दोनों तरह की वस्तुओं को, लोगों को, या हम कहें जानवरों को, प्राणियों को देखा होगा। कुछ चीज़ें आप समझ जाते हैं कि ये सजीव हैं, जबकि उसकी तुलना में, जैसे कुर्सी है, पेन है, आपका बस्ता है, इनके लिए आप अच्छे से जानते हैं कि ये सजीव नहीं है, ये निर्जीव हैं। कि आपके आसपास जितने भी पेड़ पौधे, पशु आप देखते हैं, आप चींटी को देखते हैं, आप चूहे को देखते हैं, आप कुत्ते को देखते हैं, आप पौधों को देखते हैं, तो आप समझ पाते हैं कि ये सभी सजीव होते हैं। अब जब हम पशुओं की, पौधों की बात करते हैं, तो हम जानते हैं कि अलग अलग पशु, अलग अलग पौधे अलग अलग स्थानों पर पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें ऊंट की, ऊंट आपने हो सकता है देखा हो, अगर आपने नहीं भी देखा हो तो आपने ऊंट के बारे में सुना ज़रूर होगा, ऊंट की आपने कोई ना कोई फ़ोटो ज़रूर देखी होगी। तो आप जानते हैं कि ऊंट अक्सर कहाँ पाए जाते हैं, मरुस्थल में पाए जाते हैं। वहीं हम पर्वतों की बात करें कि वहाँ सामान्यतः कौन से पशु पाए जाते हैं, तो पर्वतों में विशेष प्रकार की बकरियाँ और याक पाए जाते हैं। उसकी तुलना में अगर हम समुद्र तट की बात करते हैं, तो समुद्र तट एक बिल्कुल अलग प्रकार का स्थान है और वहाँ पर आपको केकड़े और मछलियों जैसे जीव या सजीव देखने को मिलते हैं। तो बच्चों, यहाँ हमने 3 प्रकार के परिवेशों की बात करी है, यानी 3 प्रकार के अलग अलग वातावरणों की बात करी है, मरुस्थल, पर्वत और समुद्र तट। और इन तीनों ही स्थानों में हम जानते हैं कि अलग अलग विशेषताएं होती हैं। आपने ज़रूर पर्वतों के चित्र देखे होंगे। आप में से कुछ लोग हो सकता है ऐसी जगहों पर घूमे भी हों, घूमने गए हों जहां ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हों। वहीं कुछ बच्चे समुद्र तट भी देख चुके होंगे, दूर दूर तक पानी ही पानी नज़र आता है। ऐसी जगह जिसे हम समुद्र कहते हैं, तो उसका किनारा ही समुद्र तट कहलाता है। तो समुद्र तट पर आपको अलग प्रकार के जीव या सजीव देखने को मिलते हैं। तो इस आधार पर हम ये समझ पाते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। न सिर्फ इस प्रकार से जंतुओं की विविधता हमें देखने को मिलती है, इसके अलावा पौधों की विविधता भी हमें देखने को मिलती है। यानी परिवेश के अनुसार ही पौधे भी किसी विशेष स्थान पर पाए जाते हैं। समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल यानी खारे पानी में रहते हैं। तो बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि समुद्र में जो पौधे और जो पशु या जंतु रहते हैं, उन्हें कैसा जल प्राप्त होता है? खारा जल प्राप्त होता है, लवणीय जल प्राप्त होता है। और ये जो पौधे हैं, पशु हैं, ये श्वसन के लिए जल में विलय वायु यानी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो बच्चों, ध्यान रखेंगे कि ऐसा नहीं है कि इन सजीवों को ऑक्सीजन की या वायु की आवश्यकता नहीं होती, इन्हें भी वायु की आवश्यकता होती है। और ये पौधे और जंतु जो जल में ही पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, और वो भी खारे जल में पाए जाते हैं, ये पानी में मिश्रित वायु को या ऑक्सीजन को श्वसन के लिए उपयोग करते हैं। इसके अलावा समुद्र की हमने कुछ बात की, अब हम बात करते हैं मरुस्थल की। मरुस्थल आप जानते हैं, ऐसा स्थान जहां दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आती है, जहां पानी की मात्रा काफ़ी कम होती है। आप सभी ये ज़रूर जानते होंगे बच्चों कि हमारा जो प्रदेश है राजस्थान, उसका भी एक बड़ा हिस्सा मरुस्थल है, यानी पानी की कुछ कमी वहाँ पर होती है और रेत ही रेत दूर दूर तक नज़र
आती है। तो बच्चों, मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। आप समझे इस बात को कि मरुस्थल की विशेषता ही ये है कि वहाँ जल की कमी होती है। उसके अलावा मरुस्थल में दिन बहुत गर्म जबकि रात बहुत ठंडी होती है। तो जो मरुस्थल है उसकी रेत दिन में काफ़ी गर्म हो जाती है, तपती है। हम कहते हैं कि वहाँ की धरती में तपन बहुत ज़्यादा होती है और उसकी तुलना में रात में बहुत ठंडक होती है। वहीं मरुस्थल में जो पौधे पाए जाते हैं और जो जंतु पाए जाते हैं वो भूमि पर रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं और श्वसन के लिए आसपास की वायु का ही उपयोग करते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ऊंट के चित्र को। तो ऊंट मरुस्थल में पाए जाते हैं और ऊंट या ऐसे पौधे जो मरुस्थल में पाए जाते हैं वे भूमि पर रहते हैं, ये जल में नहीं रहते हैं। और ये पौधे और ये पशु श्वसन के लिए अपने आसपास के वातावरण की वायु का ही उपयोग करते हैं। इसके अलावा बच्चों, हम ऊंट की थोड़ी सी और चर्चा करें। अब क्योंकि हम जान रहे हैं कि ऊंट मरुस्थल में पाए जाते हैं, तो ऊंट में ऐसी क्या विशेषताएं होती हैं कि वो आसानी से मरुस्थल में जिंदा रह पाते हैं। तो ये विशेषताएं जाननी बहुत आवश्यक है, क्योंकि मरुस्थलों में पानी की काफ़ी कमी होती है, फिर भी ऊंट वहाँ आसानी से अपना अस्तित्व बचाए रखते हैं। तो ऊंट की हम बात करें तो इनकी जो शारीरिक संरचना है यही इन्हें मरुस्थल की परिस्थितियों में रहने योग्य बनाती है। वास्तव में इनके शरीर की संरचना में कुछ विशेष होता है और उसी कारण ये मरुस्थल में आसानी से जीवित रह पाते हैं। ऊंट के पैर लंबे होते हैं। आप देखिए यहाँ पर काफ़ी लंबे पैर होते हैं ऊंट के, जिससे उनका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो रेत है इसमें काफ़ी तपन उठती है। गर्मी में, दोपहरी में ये बहुत ज़्यादा गर्म रहती है, लेकिन ऊंट के इतने लंबे पैर होने के कारण इसका जो बाकी का शरीर है वो इस तपन या इस गर्मी से थोड़ा दूर रह पाता है। उनमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है और उनका मल भी शुष्क होता है। तो बच्चों, ऊँटों में मूत्र विसर्जन काफ़ी कम मात्रा में होता है, ताकि पानी को, जल को शरीर में संरक्षित रखा जा सके और इसी प्रकार से मल के द्वारा भी पानी का निष्कासन, जल का निष्कासन नहीं होता है। इनका मल भी बहुत ज़्यादा शुष्क होता है। इन्हें पसीना भी नहीं आता, क्योंकि शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है। तो बच्चों, ध्यान रखना है कि जल को संरक्षित रखने के लिए इनका शरीर इस प्रकार का होता है कि इनमें पसीना उत्पन्न नहीं होता है और इस कारण से शरीर से जल का ह्रास नहीं होता है, जल की कमी शरीर में नहीं होती है। इसलिए जल के बिना भी वे अनेक दिनों तक जीवित रह सकते हैं। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे बच्चों कि ऊँटों के पैर जो तलवे होते हैं, पैरों के तलवे काफ़ी गद्देदार होते हैं, काफ़ी मुलायम होते हैं और इस कारण से इस तपती रेत में भी ये आसानी से चल पाते हैं। तो ये हमने बात करी ऊँट की जो मुख्य विशेषताएं होती हैं उनकी, और ऊँट की हम बात कर चुके हैं कि ये मरुस्थल में पाए जाते हैं। इनकी तुलना में अब हम एक दूसरे प्रकार के परिवेश की बात करते हैं, समुद्र की या जो जलीय परिवेश है उसकी बात करते हैं। और यहाँ एक मुख्य प्रकार के जीव पाए जाते हैं जिन्हें हम मछलियों के रूप में जानते हैं। तो मछलियों में भी क्या कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो उन्हें जल में जीवित रहने में सक्षम बनाती हैं, जो उन्हें जल में अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सक्षम करती हैं। तो हाँ बच्चों, मछलियों में भी कुछ ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो मछलियों का शरीर धारा रेखीय होता है। अब धारा रेखीय का यहाँ अर्थ यह है कि इन मछलियों में जो आगे का हिस्सा है और जो पूंछ वाला हिस्सा है, ये देखिए,
ये जो अग्रभाग है और ये जो पिछला भाग है, ये तुलनात्मक रूप से नुकीला होता है, पतला होता है, जबकि बीच वाला जो हिस्सा है वो काफ़ी मोटा होता है। तो ये जो आकृति है, ये धारा रेखीय आकृति इन्हें जल के अंदर विचरण करने में सहायता करती है। आपको याद होगा बच्चों, हमने पिछले पाठ में भी इस बारे में चर्चा की थी कि मछलियों का शरीर धारा रेखीय होता है और ये धारा रेखीय आकृति ही उन्हें जल में आसानी से विचरण करने में सहायक होती है। मछलियों का शरीर चिकने शल्कों से ढका होता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि मछलियों के शरीर के ऊपर काफ़ी चिकने शल्क पाए जाते हैं और ये शल्क मछली को सुरक्षा प्रदान करते हैं, साथ के साथ सुगम गति करने में भी सहायक होते हैं। तो आपने जाना बच्चों कि ऊंट मरुस्थल के अनुसार कुछ शारीरिक संरचनाएं रखता है, जबकि मछली में समुद्र में रहने के लिए, पानी में रहने के लिए कुछ विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं। तो शल्कों की हमने बात करी, मछली के धारा रेखीय आकृति की हमने बात करी, इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमें यहाँ देखने हैं। तो मछली के पंख और पूंछ चपटी होती है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, इस प्रकार से एक चपटी सी आकृति इनके पंखों की होती है और इनके पूंछ की होती है। और ये जो चपटी आकृति है, ये जल के अंदर दिशा परिवर्तन और संतुलन बनाए रखने में मछलियों की सहायता करती हैं। इसके अलावा मछली में एक विशेष प्रकार के अंग होते हैं जिन्हें गिल या क्लोम कहते हैं, और ये गिल या क्लोम ही हैं जो उसको श्वास लेने में सहायता करते हैं। हमने बात की थी बच्चों कि जो समुद्र में जीव रहते हैं, जो जल में जीव रहते हैं, वो जल में घुली ऑक्सीजन से ही श्वसन कर पाते हैं। तो यहाँ ध्यान रखें कि ये जो जल में घुली ऑक्सीजन है उसका उपयोग मछलियाँ कैसे कर पाती हैं, क्लोम के द्वारा या गिल के द्वारा कर पाती हैं। अतः मछली की संरचनाएं उसे जल में रहने में सहायक होती हैं, वहीं ऊंट की संरचनाएं उसे मरुस्थल में रहने में सहायता करती है। तो बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आज हमने यहाँ पर चर्चा किए हैं और आपको ये दोनों यानी ऊंट और मछली की जो मुख्य विशेषताएं हैं, जो उन्हें अपने परिवेश में रहने में सहायता करती है, ये ज़रूर समझ आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे आवास और अनुकूलन की। तो परिवेश के साथ ही हमें आवास क्या है यह समझना है और अनुकूलन क्या है यह समझना है। हमने जाना कि सजीवों की विभिन्न किस्मों में कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती है, जिसमें वे अक्सर पाए जाते हैं। जैसे हमने उदाहरण के रूप में ऊंट की उन संरचनाओं को जाना जो उन्हें मरुस्थल में रहने योग्य बनाते हैं, और मछली की उन संरचनाओं को जाना जो उन्हें जल में रहने योग्य बनाती हैं। जिन विशिष्ट संरचनाओं या स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे या जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती हैं, यही क्या कहलाती हैं, अनुकूलन कहलाती है। तो इन संरचनाओं को ही हम क्या नाम देते हैं, अनुकूलन का नाम देते हैं। विभिन्न जंतु भिन्न परिवेश के प्रति अलग रूप से अनुकूलित हो सकते हैं। तो बच्चों, ध्यान रखना है कि हम ये जानते हैं कि अलग अलग प्रकार के परिवेश में अलग अलग प्रकार के जंतु या सजीव पाए जाते हैं, और किसी विशेष परिवेश में रहने के लिए उन जंतुओं में, उन सजीवों में विशेष प्रकार के शारीरिक संरचनात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, और इन विशेष शारीरिक संरचनाओं को जो उन्हें उस विशेष परिवेश में रहने योग्य बनाती है, हम अनुकूलन कहते हैं। आगे चर्चा करते हैं बच्चों। किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है
ये उसका आवास कहलाता है। तो हर सजीव किसी न किसी विशेष स्थान पर रहता है और जहाँ वह रहता है वो स्थान ही उसका आवास कहलाता है। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल और अन्य आवश्यकताओं के लिए वो सजीव अपने आवास पर ही निर्भर करता है। तो बहुत साधारण बात है बच्चों कि जो सजीव जिस आवास में रहते हैं वे उसी स्थान से, उसी आवास से अपना भोजन, वायु और शरण स्थल तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। आवास का अर्थ है वास स्थान, यानी कि एक घर। ये जरूर याद रखेंगे बच्चों कि आवास का अर्थ होता है वास स्थान, और वास स्थान यानी एक प्रकार का घर। विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक आवास में एक ही प्रकार का पौधा या एक ही जंतु रह सकता है। कई पौधे और कई जंतु एक प्रकार के आवास में भी पाए जा सकते हैं। अब यहाँ हम कुछ विशेष प्रकार के आवासों की बात करते हैं। तो स्थल या ज़मीन पर जो पौधे और जंतु पाए जाते हैं उनका आवास क्या कहलाता है? स्थलीय आवास कहलाता है। तो बच्चों हमको ध्यान रखना है कि ज़मीन पर जो पौधे और जंतु पाए जाते हैं उनके आवास को स्थलीय आवास का नाम दिया जाता है। वहीं इसके कुछ उदाहरण हैं वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय तथा पर्वतीय क्षेत्र। तो ये सभी स्थलीय आवास के ही उदाहरण हैं। हम जानते हैं कि वनों में भी कई सजीव पाए जाते हैं, घास के मैदानों में, मरुस्थलों में, तटीय और पर्वतीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के जंतु तथा सजीव रहते हैं, और ये सभी वास्तव में स्थलीय आवास के ही उदाहरण होते हैं। इसके अलावा कुछ स्थान जलीय आवास कहलाते हैं। तो ऐसे जगह हैं, ऐसे स्थान जहाँ जल की अधिकता है, उन सभी को जलीय आवास कहते हैं। उदाहरण के लिए जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ और समुद्र। तो इन सभी जगहों पर भी अलग अलग पशु और पौधे पाए जाते हैं और इन स्थानों को हम जलीय आवास कहते हैं। अब किसी आवास में जो अलग अलग घटक पाए जाते हैं उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, जैव घटक तथा अजैव घटक। तो पहले बात करते हैं जैव घटकों की। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव, एक स्थान विशेष पर पाए जाने वाले सभी जीव उस स्थान के या उस आवास के जैव घटक कहलाते हैं। वहीं हम बात करते हैं अजैव घटकों की। तो चट्टान, मिट्टी, वायु और जल जैसी जो निर्जीव वस्तुएं हैं जो उस विशेष आवास का हिस्सा हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अजैव घटक कहते हैं। तो बच्चों ध्यान रखेंगे कि किसी भी विशेष आवास में जो भी पौधे और जंतु हैं, जो भी सजीव हैं, वे तो जैव घटक कहलाते हैं, जबकि जो भी निर्जीव वस्तुएं हैं, जैसे वहाँ पर चट्टानें हैं, मिट्टी है, वायु है, जल है, वो सभी अजैव घटक कहलाते हैं। इसके अलावा सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा भी किसी विशेष स्थान या परिवेश के अजैव घटक ही कहलाते हैं। अब बच्चों थोड़ी सी हम अनुकूलन की और बात कर लेते हैं। कई सजीव बहुत ठंडे और बहुत उष्ण परिवेश में भी पाए जाते हैं। ऐसे स्थान जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो और ऐसे स्थान जहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो, ऐसे स्थानों पर भी कुछ सजीव पाए जाते हैं। ये जीव इस विषम परिवेश में जीवित रहने के लिए जिस विशिष्ट व्यवस्था को अपनाते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे बच्चों कि किसी विषम परिस्थिति में जीवित रहने के लिए जो विशेष संरचनाएं, जो विशेष व्यवस्था कोई जीव अपनाता है वह भी अनुकूलन ही
कहलाती है। अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता है, ये ध्यान रखना है बच्चों। वास्तव में अनुकूलन होने की प्रक्रिया एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया होती है। हजारों वर्षों की अवधि में किसी क्षेत्र के अजैव घटकों में परिवर्तन आ पाते हैं। जो जंतु इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते वे मर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो ध्यान रखना है बच्चों कि अजैव घटकों में जो परिवर्तन होते हैं वो बहुत धीमे होते हैं, बहुत धीमी गति से आते हैं और इन परिवर्तनों के प्रति विभिन्न जंतुओं को अनुकूलित होना होता है और जो जंतु अनुकूलित नहीं होते हैं वे जीवित नहीं रह पाते हैं। केवल वे जीव ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदलते परिवेश के साथ अनुकूलित कर लेते हैं। तो बच्चों, अनुकूलन की प्रक्रिया वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम जिन भी जंतुओं को या जिन भी सजीवों को किसी विशेष स्थान में जीवन जीते हुए देखते हैं, उन जंतुओं या उन सजीवों ने उस विशेष स्थान में अपने आप को ढाला है या अपने आप का अनुकूलन किया है। तो ये था हमारा पहला भाग सजीवों के बारे में, सजीवों की विशेषताएं और आवास की आज हमने बात करी है। अब अगले भाग में, इसी पाठ के अगले भाग में हम विभिन्न विशेष प्रकार के आवासों की चर्चा करेंगे। तो आज का कक्षा हमारा यहीं समाप्त होता है बच्चों। आज इस भाग में हमने कुछ विशेष शब्दों को समझा है, हमने आवास क्या है ये जाना, अनुकूलन क्या होता है इसकी चर्चा की और साथ ही साथ हमने मछली और ऊंट में जो मुख्य अनुकूलन होते हैं उनके विशेष स्थान में या उनके आवास में रहने के लिए उन सब की चर्चा की है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।